हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरे को लग रहा है आप सब बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर टेंशन में आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। होनी भी चाहिए। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग और जब भी एग्जाम्स आते हैं मेरे को अभी तक डर लगता है, तो आपकी तो बात ही क्या चीज़ है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपके इसी डर को दूर करने के लिए, इसी नर्वसनेस को दूर करने के लिए हम यहाँ आरएमएस में वी आर हियर फॉर पेपर 4, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। और ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि आपने कैसे टिक करना है राइट ऑप्शन के ऊपर। तो इस आरएमएस सेंटर के ऊपर मैं कुछ ऐसे ही टिप्स लेके और आपके पास जो भी काउंसिल ने एमटीपी शेयर किए हुए हैं उनके आंसर की विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सीरीज। और इस उम्मीद के साथ ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं कि आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का स्पेशली फॉर पेपर 4 कोई भी डाउट है, इस क्वेश्चन आंसर राउंड में जो एक्सप्लेनेशन होगी उस एक्सप्लेनेशन से आपके हर तरह के डाउट का समाधान आपको मिल जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। माई साइड रश्मि is going to start your this series with this motive in your mind, in my mind, not in your mind, in my mind, कि ये पेपर आपको इस सीरीज के बाद 200 प्लस कराएगा ही कराएगा। और जो बच्चे यहाँ पे एम्बिशियस हैं कि हमें अपने आप को रैंक होल्डर बनाना है, तो आई प्रॉमिस दिस थिंग कि आप इस सीरीज को डेली बेसिस के ऊपर अगर आप कनेक्टेड रहोगे, कहीं ना कहीं आपका वो जो 299 और 300 का गैप है, पेपर 4 with this MTP series would definitely help you to achieve this target। क्योंकि इस सीरीज को बनाने की मेरी जो इंटेंशन है वो भी यही है कि 199 वालों को 200 पे कैसे लेके आना है और 299 वालों को 300 पे कैसे लेके आना है। So without wasting any time, let's start। Today I am going to start with the MTP of chapter 1 and chapter 2 of microeconomics, which is to be called as subject आपका जो पूरा पेपर 4 है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको पता है आपके 50 नंबर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आने हैं और 50 नंबर के आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक के क्वेश्चंस आने हैं। So what are we going to wait for? We are not going to wait for anything. We are going to start with the first part of this series, that is from chapter 1 and chapter 2. The first question here comes out to be, who defined business economics in terms of the use of economic analysis in the formulation of business policy? Students, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है, as it is written at the top, it is a business economics. It is not to be taken as a माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके पास क्या होता है कि जो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं उन चीजों को एग्जीक्यूट करना, एप्लीकेशन करना, उसका एनालिसिस करना। तो यही चीज हमें यहाँ पे बताई जा रही है। अब आपके पास हु डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो अगर आप देखो, एडम स्मिथ का नाम गिवन है पावर ऑफ एलिमिनेशन। एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? एडम स्मिथ हैज गिवन अस अ वेल्थ डेफिनेशन। रॉबिन्स ने कौन सी दी थी? रॉबिन्स हैज गिवन अस अ स्कार्सिटी डेफिनेशन। एल्फ्रेड मार्शल ने हमें कौन सी दी थी? इट वाज अ वेलफेयर डेफिनेशन। नहीं आता आपको आंसर, लीव इट, कोई बात नहीं। बट आपके पास सबसे बड़ा हथियार to answer your MCQ is power of elimination। Keep on eliminating, use logic और आपको अपने आप आंसर आएगा। सिर्फ एक चीज अपने एमसीक्यूज के लिए स्पेशली फॉर पेपर 3 एंड पेपर 4 अपने दिमाग में रखना है, दैट यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द क्वेश्चन। उसको अपने दिमाग में, उसको अपने आप के अंदर उसका एनालिसिस करो, एलिमिनेट करो जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता। यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस क्या किया कि ए और डी, ए बी और डी नहीं हो सकता, तो मेरे पास चॉइस क्या बची? I do have a first choice only, that is to be taken as a option C। जॉयल डीन जो है उन्होंने बिजनेस पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शियन थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन व्हाट? माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि मार्शल इज टू बी टेकन एज अ गॉडफादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। He was the first to introduce the term utility
that is a want satisfying capacity of any commodity, anything which has got the capability to satisfy your want is to be called as a utility. अब यहाँ पे आपको मार्शलिन क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर किसके ऊपर बेस्ड है? इज इट बेस्ड अपॉन एडिटिव यूटिलिटीज? व्हाट इज एडिटिव यूटिलिटीज? मतलब आज मैंने एक सीरीज देखी, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली, अरे वाह क्या बात है, रश्मि मैम ने बहुत अच्छी ये वाली टेक्निक लगाई है, हमें सारी इकोनॉमिक समझ में आ रही है। अगले दिन आप फिर मेरा पार्ट 2 देखोगे, फिर आप अगला चैप्टर देखोगे, ऐसे करते 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 आप पूरे 10 चैप्टर्स में जब आप देख लोगे तो आपको हर एक चैप्टर के साथ जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, व्हाट इज दैट टू बी टेकन एज एडिटिव यूटिलिटीज, कि आपके पास 1 से कितनी मिली, 2 से कितनी मिली। सेकंड वो क्या कह रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, बट सेकंड क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। ऑफ कोर्स जो सेटिस्फेक्शन आपको आज मेरे से मिल रही है, कल को हो सकता है कि वो कम मिले या बहुत ज्यादा मिले, मतलब कल की सेटिस्फेक्शन और आज की सेटिस्फेक्शन का आपस में किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो मेरे पास हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन, सुजेस्टेड। तो मार्शल ने मेरे को क्या सुजेस्ट किया कि मेरे पास एडिटिव यूटिलिटीज हैं और उसके साथ इंडिपेंडेंट भी है, मींस आज की सेटिस्फेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन टुमारो सेटिस्फेक्शन। अरे लवली, मेरे पास ऑप्शन बी एंड ए एंड बी पड़ा है, तो आंखें बंद करके आई एम गोइंग टू हैव सी ऑप्शन। बट स्टूडेंट्स, मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि आपको जंप नहीं करना। देखो, जिंदगी का बड़ा प्यारा फलसफा है आपका, नजर हटी दुर्घटना घटी, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रोड एक्सीडेंट। आप बड़े कॉन्फिडेंटली होके कि मेरे पास सी ऑप्शन पड़ा है, आप टिक कर रहे हो, बट डोंट इग्नोर डी ऑप्शन ऑल्सो। यू शुड हैव अ रीजन इन योर माइंड कि आपने डी को क्यों इग्नोर किया। वीक ऑर्डरिंग, ये जो ऑर्डर रैंकिंग वाला ऑप्शन था, this was an ordinal approach which was given to me by Professor Hicks, तो ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं इसमें फिट बैठता। Move to the next question. Successful business firm spend a considerable time, energy and effort in analyzing what? Students, आपको पता है कि हमारे पास इकोनॉमिक्स में 3 इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। The first is us, that is consumer. Consumer is aiming for maximum satisfaction. Then it is a producer. Producer is aiming for profit maximization. And the third and the last one is government. गवर्नमेंट किसके लिए एम करती है? गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर वेलफेयर। अब यहाँ पे वो किसके बिहेवियर की बात कर रहा है? वो फर्म के बिहेवियर की बात कर रहा है, जिसका पर्पस क्या है कि उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए वो क्या क्या चीजें दिमाग में रखेगा? टाइम, ऑफ कोर्स, उसको उस चीज के बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एनर्जी कितनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, एफर्ट्स है। इन एनालाइजिंग, वो किसको एनालाइज करेगा, वो किसको इवेल्युएट करेगा, वो किसको देखेगा कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू सी द सप्लाई, तो होगा ही नहीं होगा, राइट। आपके पास यहाँ पे 50-50 की चॉइस बनती है। यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज विद द प्राइस एंड डिमांड, एंड बिलीव मी 99% स्टूडेंट्स जो है वो प्राइस को टिक करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या लॉजिक रहेगा कि फर्म है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मोर द प्राइस ही विल सप्लाई मोर। He is not asking you about law of supply. वो पूछ रहे हैं कि जब फर्म प्रोड्यूस करने लगेगा, खर्चा करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो किस किस चीज को दिमाग में रखेगा। ऑफ कोर्स कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, कितनी एनर्जी चाहिए, कैसे इनपुट्स चाहिए, बट कौन सा प्रोडक्ट, ये भी तो एनालाइज करना है, जो प्रोडक्ट डिमांड में है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर? हियर इट इज अ डिमांड। डोंट फॉरगेट कि आपको एनालिसिस करते वक्त अपने दिमाग के अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि व्हाई आर यू गोइंग टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट, और हर इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है कि आपकी रिटर्न्स मैक्सिमाइज हों। मूव बाय द वे ऑफ ऑप्टिमल चॉइस, अ कंज्यूमर टेंड्स टू डू व्हाट? ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमाइज। सेव मनी? नो। परचेज लार्ज क्वांटिटी? नो। मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन? यस, ऑप्टिमल मैक्सिमम। और कंज्यूमर का, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरा पर्पस क्या होता है, दैट इज टू मैक्सिमाइज माय लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सी मेरे को सूट कर रहा है, बट मैंने जंप नहीं करना विदाउट चेकिंग आउट डी ऑप्शन। डी क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, बट इट्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यस, क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या है? एक छोटा सा धड़कता हुआ दिल है,
और दिल से उसकी क्या बनती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बनती हैं। तो दिस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कौन दे रहा है, ऑप्शन डी। सो टिक योर ऑप्शन डी। Move on to the next. The economist concept of demand is what? As a desire or need or the choice or preference or order. मेरे पास क्वेश्चन क्या है, आर दे सेम थिंग और नॉट द सेम थिंग, ए और बी, नन ऑफ दिस। चलो डी तो मेरा चॉइस छुटी, ठीक है। अब मेरे पास कह रहा है इट कैन बी सेम, इट कैन नॉट बी सेम, या क्लियर कट है इट इज सेम और दे आर नॉट द सेम थिंग। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें? द इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, जब हम डिमांड का चैप्टर शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम योर विश, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर डिजायर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर वांट। तो डिमांड क्या चीज है? डिमांड इज नथिंग, डिमांड इज टू बी टेकन एज एन इफेक्टिव डिजायर। आई होप यू आर ऑल एबल टू गेट योर आंसर। योर आंसर इज दे आर नॉट द सेम थिंग। आपकी नीड है, आपकी वांट है, आपकी डिजायर है, बट जब तक आपको उस डिजायर को पूरा करने के लिए एक मॉनेटरी बेस नहीं आएगा, योर नीड और योर डिजायर कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ डिमांड। तो डिजायर को एक डिमांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ मनी। Next question, a lovely question. The demand for labor in response to the wage rate is what? Whereas the demand for same labor in response to the price for electronic goods where labor enter as an input is what? पहले मेरे को ऑप्शंस देखने हैं, फिर उसी ट्रैक के ऊपर मैंने उसका आंसर को इवेल्युएट करना है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है वो डिराइव्ड है, डायरेक्ट है, इंडिविजुअल है, मार्केट है। स्टूडेंट्स, ये तो पता चल ही गया हमें कि ये सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन क्या उठता है, इज इट गोइंग टू बी टेकन एज अ डायरेक्ट डिमांड और अ डिराइव्ड डिमांड? तो पहले मेरे को क्या चीज समझनी है, what is to be taken as a direct demand and what is to be taken as a derived demand. Direct demand क्या होता है? Which is capable to satisfy your want. मेरे को प्यास लगी है, मेरे को गर्म पानी पीना है, मेरे पास ये पानी है, ये मैंने पिया, तो डिमांड फॉर दिस थिंग इज टू बी टेकन एज अ डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये मेरी बेसिक वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकती है। डिराइव डिमांड क्या है कि अब आप देख सकते हो कि इस ग्लास में मैंने एक टैग डाला हुआ है पानी के लिए, या इस टैग के लिए आई नीड टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, और बाय करने के लिए मेरे को क्या करना है, मनी चाहिए। मैं कह रही हूँ यार मनी की क्या पानी की क्या जरूरत है, टैग की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम पैसे लो और अपनी जरूरत को पूरा कर लो। स्टूडेंट्स, अगर मैं पैसे को सीधा कंज्यूम करूंगी तो व्हाट विल हैपन, चोकिंग हो जाएगी। तो टू हैव दिस वाटर, बेसिक वांट को पूरा करने के लिए मैंने किसकी डिमांड की? मैंने डिमांड की मनी की। मनी इज नॉट कैपेबल टू सेटिस्फाई मेरी वांट डायरेक्टली, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड। तो इस डिफरेंस के बाद अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द डिमांड फॉर लेबर इन रिस्पॉन्स टू वेज रेट क्या हो गया? ऑफ कोर्स इन रिस्पॉन्स टू वेज रेट इट इज टू बी टेकन एज अ डायरेक्ट डिमांड। अगर वेजेस ज्यादा हैं तो डिमांड फॉर लेबर भी आपके पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है। वेयर एज द डिमांड फॉर सेम लेबर इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट डिमांड क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गई है। बस इस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाने के लिए मेरे को क्या इनपुट चाहिए, दैट इज योर लेबर। तो यहाँ पे लेबर की जो डिमांड है इट इज टू बी टेकन एज अ डिराइव डिमांड। आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। और इसके साथ आप ये भी अपनी चीज दिमाग में रखना कि डिमांड फॉर ऑल द फैक्टर इनपुट्स, चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, इट इज टू बी टेकन एज व्हाट, इट इज टू बी टेकन एज अ डिराइव डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if which of the following groups have inelastic demand? स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है। प्राइस चेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेड है, उसके साथ डिमांड भी चेंज होगी, बट वर्ड क्या आ गया, इन इलास्टिक। मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रहा है, बट वो कंपैरेटिवली क्या है, लेस चेंज है। रिस्पॉन्स आ रहा है बट रिस्पॉन्स कम है। तो वो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसमें इन इलास्टिक डिमांड होती है?
जो आपकी डेली नेसेसिटी की चीजें होती हैं, जो आपके लिए पेरिशेबल, नॉट अ पेरिशेबल गुड, जो आपके लिए नेसेसिटी होती है, जहाँ पे आपके पास आपको कि पोस्टपोन नहीं आप कर सकते, आप किसी चीज के लिए हैबिचुअल हो, किसी चीज के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इन सारी चीजों में आपकी जो डिमांड क्या होगी, दैट इज टू बी टेकन एज एन इन इलास्टिक डिमांड। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन सॉल्ट, यस इन इलास्टिक। यहाँ पे अब स्मार्टफोन आ गया और ब्रांडेड आ गया, तो इनकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, कट हो गया जी। स्कूल यूनिफॉर्म इन इलास्टिक, ब्रांडेड गॉगल्स कट हो गया जी। सॉल्ट है इन इलास्टिक, यूनिफॉर्म है इन इलास्टिक, मेडिसिन है इन इलास्टिक। तीनों मेरे पास यहाँ पे ठीक है, तो मैं इसको टिक कर सकती हूँ। बट अगेन आई हैव टू सी कि मेरा डी ऑप्शन क्या है। मेडिसिन है, ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज हैं, चलो जी ब्रांडेड आ गया, डायमंड रिंग आ गई, ऑटोमेटिकली कट हो गए। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है आफ्टर यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, इट इज ऑप्शन सी। If the calculative question ji, if the price of the commodity raised by 12% and ED is 0.93, the expenditure made on the commodity. देखो ईडी आपको माइनस में गिवन है, इट इज लेस देन 1। जैसे क्वेश्चन आता है ना बेटा, अपने आप को उस ट्रेन की कोच में बिठा दो, अपने दिमाग को उस कॉन्सेप्ट की तरफ दौड़ाना शुरू कर दो। वो क्या पूछ रहा है, उसने प्राइस 12% राइज हो गई है, इलास्टिसिटी है लेस देन 1 है, बट यहाँ पे वर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब आप जैसे ही एक्सपेंडिचर वर्ड आपके दिमाग में आया, फटाफट से सोचो कि प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो मेरे पास इन इलास्टिक होगा, लेस देन 1 होगा। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है, तो वो इलास्टिक होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि प्राइस अपना चेंज होता जा रहा है, बट एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ईडी इक्वल्स टू 1 हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि आपका प्राइस जो है वो राइज हो रहा है, और आपके पास जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 आ रही है, तो आंसर शायद तैयार है कि लेस देन 1 आ रही है, मतलब इन इलास्टिक है, तो एक्सपेंडिचर क्या करेगा, अगर प्राइस राइज करी है तो एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आपका आंसर जी क्या आ गया इसमें, इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ बी ऑप्शन, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने से अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, दैट थिंग इज टू बी टेकन एज अ नेसेसिटी, और अगर कोई चीज आपकी नेसेसिटी है, उसके ऊपर आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, और नेसेसिटीज के केस में बाय डेफिनेशन मेरे पास जो डिमांड है, इट इज inelastic. A consumer's preference are monotonic if and only if two bundles the consumer prefers the bundle which has what? Monotonic words. पहले तो हम इसका मतलब, always break the question into parts. जल्दी मत करो, right? Always follow the principle P3OM derived by Rashmi ma'am. First P is pickup, second P is preference, and third P is presence of mind. तो आपके पास P3OM है, और P3OM का मतलब क्या हुआ, पिकअप योर प्रेफरेंस विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। फोकस्ड माइंड के साथ अपने आप को पूरा उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करो। सबसे पहले समझो, दिमाग में रिकॉल करो मोनोटनी क्या होता है। मोनोटनिक प्रेफरेंसेस इज एन अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और मोनोटनिक प्रेफरेंसेस क्या कहता है आपको, मोर इज बेटर। कि अगर एक रैशनल कंज्यूमर को मैं दो गुड्स के केस में एक गुड की क्वांटिटी को ज्यादा दे रही हूं, तो आई विल नॉट फील शाई, हाई मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। मेरे को अगर ज्यादा दिया जा रहा है तो मैं ज्यादा लूंगी, मोनोटनिक प्रेफरेंसेस आउट ऑफ द गिवन बंडल्स। और ये भी चीज आपको शायद याद है कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू टू गुड्स, और ये दोनों गुड्स कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। अगर मैं आपको कैंडी के साथ मान लो चॉकलेट दे रही हूँ, और चॉकलेट की क्वांटिटी को सेम रख रही हूँ, और कैंडीज की क्वांटिटी को ज्यादा कर दिया, या दोनों की क्वांटिटी को ज्यादा कर दिया, तो एज पर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यू विल डेफिनेटली पिक अप दैट बंडल, दैट बास्केट, जिसमें एक दोनों की अगर ज्यादा नहीं है, बट कम से कम एक की ज्यादा होगी ही होगी। मोर इज बेटर टिल you are not going to reach at the point of saturation.
तो इसके हिसाब से देखिए मेरे कौन से ऑप्शंस बनते हैं, मोर ऑफ वन गुड इनकम्प्लीट, लेस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड अगेन इनकम्प्लीट, तो आपने ये क्रॉस कर दिया। मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड लेस ऑफ द अनदर गुड, ये भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मैं दोनों को ज्यादा ले सकती हूँ, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर मैं एक की ज्यादा कर रही हूँ तो दूसरे की मेरे को कम करनी पड़ेगी। मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर, यस ये हो सकता है कि मैंने एक गुड की क्वांटिटी को सेम रखा और दूसरे गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस रेफर्स टू दिस थिंग। चलो जी आ गया कोविड क्वेश्चन। ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 a consumer finds the vegetable vendors selling vegetables in the street have raised the prices of vegetables। मैं कनेक्ट किस वर्ड के साथ हुई, मैं कनेक्ट हुई वर्ड वेजिटेबल्स के साथ, राइट और ये वेजिटेबल्स आपको इस टाइम के ऊपर क्या कह रहा है कि कंज्यूमर फाइंड्स द वेजिटेबल वेंडर सेलिंग वेजिटेबल्स, क्योंकि लॉकडाउन था, वेजिटेबल एक नेसेसिटी है, तो नेचुरली उसकी सप्लाई को मैं इंक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। तो जब स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है उसी स्टॉक में से मेरे को सप्लाई करनी है एंड डिमांड ज्यादा है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बट एज अ कंज्यूमर व्हाट विल यू डू, क्या आप ज्यादा खरीदोगे? ये तो पता है, सबको ही बताने की जरूरत नहीं है कि वेजिटेबल जो है इट हैज गॉट एन इनइलास्टिक डिमांड। तो आपके पास बी और डी ऑप्शन तो कट गया। अब ऑप्शन क्या रह गया आपके पास, ए और सी। आर यू गोइंग टू डिमांड मोर और आर यू गोइंग टू डिमांड सेम? मोर करेंगे तो प्लीज नोट डाउन कि पेरिशेबल वेजिटेबल इज अ पेरिशेबल गुड और पेरिशेबल गुड जल्दी खराब हो जाती है, ज्यादा खरीदूंगी तो वो खराब हो जाएगी। तो आई विल कीप द डिमांड सेम और उसकी डिमांड क्या होगी, इट इज टू बी टेकन एज एन इन इलास्टिक डिमांड। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, DD is the demand curve and R is the point given on that. Then the area shaded on the QOP1 and RQ1, ये वाला एरिया किसके इक्वल होगा? स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये D क्या होता है, AR होता है आपके पास, राइट? यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है। अगर देखा जाए एरिया अंडर द कर्व TR के अंदर जो होता है, MR के अंदर जो होता है वो TR होता है, बट यहाँ पे उसने शेडेड एरिया ऐसे पूछ लिया है। तो आप सबको पता है कि जब मैं टोटल रेवेन्यू करती हूँ या टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, इट इज टू बी टेकन एज अ प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये जो शेडेड एरिया है ये किसको दिखा रहा है मेरा, दिस इज शोइंग ईदर माय टोटल एक्सपेंडिचर और माय टोटल रेवेन्यू। लेट मी सी व्हाट दे हैव गिवन, they have given me total revenue, so your answer is going to be total revenue। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आई स्टार्टेड माई सीरीज विद दिस क्वेश्चन, बट अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को छोटा बना दिया, पहले में वो बड़ा था, बट आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, द आंसर इज जॉयल डी। The choice between labor and capital intensive technique is related with what? My dear students, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? That is to have an economizing of choice. My resources are not only limited, but they have got alternative uses. और being a rational consumer, मेरी ड्यूटी क्या बनती है? I need to go for OEE. What is OEE? Optimum, efficient and effective utilization of resources. तो जब मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आई नीड टू इकोनोमाइज। इकोनोमाइज का मतलब क्या होता है, बैलेंस। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन, डेफिनेटली आई हैव टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अनदर। और इसी के लिए हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो तीन तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड इज चॉइस ऑफ टेक्निक एंड द थर्ड इज योर प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के लिए। मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप यू आर ऑल रेडी टू गिव मी एन आंसर। योर आंसर इज गोइंग टू बी हाउ टू प्रोड्यूस। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? अब disadvantage मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, उसका ड्रॉबैक। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मार्केट सिस्टम। अब मार्केट सिस्टम क्या है, इट इज टू बी टेकन एज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राइट? मार्केट जहां पे प्राइसेस आर डिटरमिन्ड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमें पता ही है कि रिच विल बिकम रिच एंड पुअर विल बिकम पुअरर। ओके, मेरे दिमाग में फर्स्ट पॉइंट लग रहा है कि वो ठीक है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो क्या लेके जाती है, दिस लीड्स टू इनकम डिस्पैरिटीज।
पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस, वहां पे तो फ्रीडम होती है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है. नो, दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज. मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज, नो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. नो, आपके पास डिसएडवांटेज ए ऑप्शन कि वहां पर इनकम डिस्पैरिटी होगा, रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी? प्लान्ड होती है, ड्यूल है और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है जी? मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ ब्लेंड, किसका मिक्सचर होता है? दैट इज टू बी टेकन एज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव पड़ा है, तो मैं क्यों ना जाऊं इस ऑप्शन के लिए. आई विल गो. ये तो इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट गो में बेटा आपको कर देने चाहिए. Which of the following is not a central issue in the macroeconomics? जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है, it is being divided into two parts. The first part is a micro and the other part is a macro. Microeconomics studies with the unit behavior, right? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में, कंज्यूमर के बिहेवियर को, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को, मार्केट के बिहेवियर को पढ़ती है. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज अबाउट द एग्रीगेट्स, अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल. हमारा इंटरेस्ट कितना हो चाहिए, टैक्स कितना होना चाहिए, सब्सिडी क्या होनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? दैट इज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, वो पूछ क्या रहा है आपसे? नॉट. दैट थिंग हैज टू बी टेकन केयर कि वो नॉट पूछ रहा है कि इज पूछ रहा है. हाउ शुड सेंट्रल बैंक, ये तो सेंट्रल बैंक है, मैक्रो का आ गया. अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो आ गया. टैक्स आ गया, टैक्स तो माइक्रो है. बट यहां पे उसने मेरे को क्या दे दिया? कंज्यूमर बाइंग चॉइसेस, क्योंकि अगला जो है वो भी मैक्रो है. तो मेरे को एक ऑप्शन को तो टिक करना ही करना है ना. तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो इन्फ्लेशन के लिए है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए. बट यहाँ पे वो किसको देख रहा है? कंज्यूमर को देख रहा है. और कंज्यूमर कौन है? एक माइक्रो एजेंट है. तो इसमें आपके पास क्या आंसर आ गया? इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड अपॉन व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा? कि व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट एक्चुअली ही हैज टू पे. एवरीवन नोज कि फेस्टिवल सीजन है, मान लो आपकी दिवाली आ रही है, मान लेते हैं, राइट? और आपने पटाखे खरीदने हैं और आपने क्रैकर्स के लिए, फायरवर्क्स के लिए अपने पास 5K रखा हुआ है कि जो मर्जी हो जाए, मैंने 5,000 के 5 पैकेट्स खरीदने हैं. मार्केट में आपको वो 5 पैकेट्स मिल गए 4K में. यू वर विलिंग टू पे हाउ मच? 5K. बट आपको एक्चुअल में कितना देना पड़ा? 4K. तो ये जो 1000 का डिफरेंस आया, व्हाट इज दैट टू बी टेकन एज? दैट इज टू बी टेकन एज अ कंज्यूमर सरप्लस. और ये सबसे पहले मेरे को किसने दिया था कॉन्सेप्ट? इट वाज गिवन टू मी बाय प्रोफेसर मार्शल. तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बेस्ड है. रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो कि सैमुअल्सन ने मेरे को दी थी, उसके ऊपर बेस्ड है. नो सब्स्टिट्यूशन मेरे पास कुछ है ही नहीं है. तो मेरा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो मेन आपकी ब्रांच कल्प्रिट आपका कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी रूल है वो किसके लिए बना है? क्योंकि मेरे पास प्रेजेंस किसकी है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगेन इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन जी. इफ द प्राइस ऑफ एप्पल राइजेस, प्राइस है 30 से 40 आ गया, सप्लाई जो है 240 टू 300 आ गया. व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. आपके पास डेल्टा क्यू 60 आ गया, डेल्टा पी आपके पास 10 आ गया जी, इंटू पी आपके पास 30 है, और ये आपके पास कितना आ गया? 240. ये आपका कट गया, 3 8 ये आ गया, ये आ गया. लंबी कैलकुलेशंस, 2 3 8, 2 4 2 3 6 एंड 2 4 8, 3/4. तो 3/4 क्या आ रहा है आपका? इट इज गोइंग टू बी अ 0.7. तो आपका ये, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, तो डेफिनेटली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव. कैलकुलेशंस हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा. फार्मूला मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस. क्यों जी? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि यूटिलिटी एनालिसिस की 3 मेन assumptions थी. He assumed price to be constant, he assumed marginal utility of money to be constant, and he assumed
that utility can be measured. Who is he? Marshall. That he assumed that utility can be measured in cardinal numbers 1, 2, 3. बट इंडिफरेंस कर्व ने इन चीजों को इग्नोर किया था और उसने क्या माना था कि इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सेटिस्फेक्शन इज अ क्वालिटेटिव नॉट अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट. तो इट डिस्पेंसेस विद द अजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी. डिस्पेंसेस मतलब उसको निकाला कि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड. ओके, सुपीरियर थी इस चीज में. आई कैन से यस इट सेग्रीगेट्स. बिल्कुल सेग्रीगेट किया जी इसने. सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना. प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. और इसने ये भी नहीं माना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है. तो मेरे पास फिर से मेरा फेवरेट ऑप्शन बैठा है जी, ऑल ऑफ द अबव. बिना किसी डर के पिक दैट आंसर. एक्सप्रेस द व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड. एंड जहां पे वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ वांट. और ये वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबिन्स ने किया था. तो इसमें ये स्टेटमेंट है. आप याद रखना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज टू बी टेकन एज अ रॉबिन्स. डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज टू बी टेकन एज व्हाट? देखो जी, अब इसमें जो ऑप्शंस हैं, सी कट है, डी कट है. डी सॉरी, ए और बी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज टू बी टेकन एज व्हाट? अभी पहले ही मैं एक चीज बता के आई हूं, डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट डिमांड एंड अ डिराइव डिमांड. अब यहाँ पे डिफरेंस किसके बीच में आ गया? डिराइव डिमांड एंड ऑटोनमस डिमांड, राइट? तो डिराइव डिमांड क्या होती है? विच इज नॉट कैपेबल टू सेटिस्फाई योर वांट डायरेक्टली. और ऑटोनमस क्या होती है? कि इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग. आपको वो चीज चाहिए चाहिए. मतलब जैसे आपकी इनकम जीरो है, फिर भी आप रोटी खा रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो उसको, तो उसकी डिमांड क्या है? ऑटोनमस डिमांड है. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? नेचुरली वो चीज उसके साथ जुड़ी हुई है, राइट? सो इट इज टू बी टेकन एज अ डिराइव डिमांड. आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. सैचुरेशन पॉइंट बच्चे, यहां पे हमारे पास क्या बताया जा रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू. आप सबको पता है एमयू क्या है? वो स्पीडोमीटर है. किसका है? टोटल का है. जब मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में इस चीज के बारे में बताती हूँ, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद टोटल एंड मार्जिनल, तो मैं मार्जिनल को क्या बताती हूँ कि वो एक रिफ्लेक्टर है. किसका? टोटल का. उसके बिहेवियर के बारे में बताता है, उसकी स्पीड के बारे में बताता है. अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल डिक्रीज होगा. जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया तो एमयू जीरो हो जाएगा. और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं. और एज अ रैशनल कंज्यूमर आई विल प्रेफर टू स्टॉप माई सेल्फ ओवर देयर ओनली. अब वो मेरे से सैचुरेशन पॉइंट नहीं पूछ रहा, वो मेरे से क्या पूछ रहा है? आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा? तो नेचुरली मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी. और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑलरेडी डिक्रीज कर रही है, अब क्या बन जाएगी? वो नेगेटिव बन जाएगी. सी ऑप्शन मेरे पास पड़ा ही पड़ा है. टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी. Move on to the next question. Seems to be a long question. Which of the following statement is correct? ये स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं जी किसके बारे में? स्लोप और इलास्टिसिटी के बारे में. ठीक है. अब इससे पहले कि हम इसमें से राइट ऑप्शन ढूंढें, पहले हमें यह बताना चाहिए कि पता होना चाहिए कि क्या स्लोप और इलास्टिसिटी सेम चीज होते हैं? नो, दे आर नॉट द सेम थिंग, दे आर द डिफरेंट थिंग्स, राइट? स्लोप क्या है? वो उसकी रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है. मतलब एक एब्सोल्यूट चेंज. मैं पहले 10 की स्पीड पे जा रही थी, अब मैं 12 की स्पीड पे जा रही हूँ. और जो इलास्टिसिटी है, पहले प्राइस इतनी थी, अब चेंज इतना हो गया, वो एक कंपैरेटिव प्राइस है, राइट? और इसके साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला लिखती हूँ, प्रोपोर्शनेट मेथड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. तो एज पर दिस रिलेशनशिप क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी. बी क्या है? इट इज टू बी टेकन एज अ स्लोप. और ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. तो ये चीज मेरी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, चाहे वो डिमांड के रेफरेंस से है, चाहे वो सप्लाई के रेफरेंस से है, दिस थिंग इज टू बी टेकन एज अ स्लोप. अब देखते हैं इस नॉलेज के बाद कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है. When the slope of the demand curve is zero, demand is infinitely elastic. यहाँ पे मैंने जीरो डाल दिया
तो मेरा ये कम ही 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। When the slope of the demand curve is 0, elasticity is 0. Okay. When it is infinite, क्योंकि multiple का साइन है, oh yes, I can see कि मेरे पास जो B ऑप्शन है वो थोड़ा सा फार्मूला के हिसाब से ठीक लग रहा है, तो मैं इसको टिक कर देती हूँ। D तो मेरे पास none of the following है, none of these है, C को पढ़ लेते हैं। अगर वो 0 है तो इलास्टिसिटी इज यूनिटी, वो भी पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो आई होप विथ दिस एक्सप्लेनेशन यू आर क्लियर कि आपका आंसर इसमें क्या बनता है जी, बी बनता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, computers and the computer software, everyone knows कि what type of goods are they are the complementary goods. Very easy question. Which of the following statements are true about the slope of the budget line? अब बजट लाइन क्या होता है बेटा, दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ प्राइस लाइन ऑल्सो। आपके पास मार्केट प्राइस फॉर 2 गुड्स गिवन है और आपके पास आपकी इनकम गिवन है, दोनों को रखते हुए व्हाट इज योर पोटेंशियल, आपकी पॉकेट आपको कौन से कॉम्बिनेशंस 2 गुड्स के खरीदने के लिए अफोर्ड दे रही है, अफोर्डेबिलिटी दे रही है, उस चीज को मैं क्या बोलती हूँ, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ बजट लाइन। मतलब बजट लाइन एक तरीके से आपकी लक्ष्मण रेखा है कि भैया यहां से पहले या यहां के बाद आप पहले खरीद सकते हो, ऊपर खरीद सकते हो, बट इसके बाद नहीं खरीद सकते क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस आपके पास क्या हो गए, अनअटेनेबल हो गए। और स्लोप क्या होती है, इट इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, इज डिटर्मिन्ड बाय द रिलेटिव प्राइसेस। अभी लिखा है बिल्कुल ठीक है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स, अभी बताया सेम चीज है। कंज्यूमर कैन ट्रेड 1 गुड फॉर द अदर, बिल्कुल ठीक है जी। So your answer is going to be a D option. ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड किसने दी थी, अभी बता के हटी हूँ, गॉडफादर मार्शल है, तो इट इज टू बी टेकन एज अ मार्शल। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, कहां पे मिलता है, कैपिटलिज्म में मिलता है जी। द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड द वेल्थ ऑफ द नेशंस, एडम स्मिथ की बुक है। एडम स्मिथ इज टू बी कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने ये बुक कौन से ईयर में लिखी थी, प्लीज नोट डाउन द ईयर एज इट इज ओनली 1776। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स व्हाट, स्टूडेंट्स आपको पता है कि रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को प्रूव किया था कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। और हमें पता है कि एज अ साइंस मेरे पास इसकी 2 ब्रांचेस हैं। द फर्स्ट वन इज टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव साइंस एंड द अदर वन इज टू बी टेकन एज अ नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस में क्या है कि आप जितना मर्जी मेरे के आगे झूठ बोल रहे हो, बट इफ इट हैज यूज्ड द वर्ड इज, वाज, आर, विल बी, शैल बी, तो वो चीज पॉजिटिव साइंस होगी। यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी एनी सजेशन, आप मेरे को एक अपना स्टेटमेंट दे रहे हो, फैक्ट दे रहे हो, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2030, यू हैव पास ऑन अ स्टेटमेंट। तो ये क्या चीज है, इट इज अ पॉजिटिव साइंस। और इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे बोल देती हूँ, इंडिया शुड बी a third fastest growing economy by 2030, by 2030 should be, मतलब मैंने एक सुजेशन दे दिया आपको, तो वो क्या हो गया, इट इज टू बी टेकन एज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको क्या करती है, वैल्यू जजमेंट करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ती है, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस पढ़ती है, या नन ऑफ दिस करती है। ठीक है, अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो इसमें नहीं आया। वैल्यू जजमेंट की क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, yes it does that. Determining the fair price also, fair price भी क्या डिटरमाइन करिए, तो वो भी एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी इसी का ही एक एस्पेक्ट है, बट बेटर ऑप्शन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशलिस्टिक इकोनॉमीज आर व्हाट, कलेक्टिव ओनरशिप होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, यस जी ऑल ऑफ द अबव है, तो देरी किस बात की, अंडरलाइन ऑल ऑफ द अबव। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाज क्वाइंड बाय हूम, स्टूडेंट्स कई बार पेपर में बच्चे कोई क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बच्चों का 12th तक हिंदी मीडियम होता है, तो उनकी जो इंग्लिश है उसमें उनको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि क्वाइंड बाय हूम मतलब, क्वाइंड मतलब इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम। जब आप डिमांड का चैप्टर करते हैं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आपके पास 4 एक्सटर्नल इफेक्ट्स आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट। ये चारों इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब यू आर गोइंग टू कॉपी योर रोल मेंटोर,
कि आप किसको अपना मेंटोर मानते हो, आप अपना किसको मॉडल मानते हो। कई लोग जैसे सलमान खान सेलिब्रिटी है उसको एज अ मॉडल मानते हैं, तो वो अपने हाथ में जो सलमान खान का फ्रोजा वाला वो ब्रेसलेट है उसको पहनते हैं, बिकॉज दे टेक अ फील कि हम सलमान खान की तरह हो गए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दे वांट टू कॉपी दैट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ दैट इकोनॉमिस्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस बाय जेम्स डसन बेरी। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं अजम्पशंस पूछ रही हूँ या मैं एक्सेप्शंस पूछ रही हूँ। एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया कि जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, विच इज टू बी टेकन एज अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप जिसने तोड़ दिया। कॉन्सिपिक्यूस है, गिवन गुड्स है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, यस गो फॉर दिस आंसर। ये सारे के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड हैज गॉट अ नो एप्लीकेशन। In a capitalistic economy, profit is socially desirable because reallocate wealth from small firms to large firms, attract resources to the most desirable type of production, allows firms to have a higher level of cost, permit firms to hire more workers and thereby reduce the unemployment rate. प्रॉफिट इज सोशली डिजायरेबल। देखो यहाँ पे वर्ड है सोशली। सोशली का मतलब क्या हुआ कि यस आई एम गोइंग टू वर्क फॉर द सोशल बेनिफिट। और सोशल बेनिफिट क्या है कि ऑफ कोर्स मैं इंप्लॉयमेंट या पॉवर्टी को दूर करूंगी। रीएलोकेट वेल्थ फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज फर्म्स, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। डिजायरेबल टाइप ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। फर्म्स टू हायर लेवल ऑफ कॉस्ट, ये तो नहीं होगा। तो ए और बी कुछ एक्सटेंट तक है, बट आपको ध्यान में क्या रखना है कि वो सोशली पूछ रहा है। तो परमिट फर्म्स टू हायर मोर वर्कर्स एंड देयरबाय रिड्यूसेस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो प्रॉफिट इज सोशली डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि वो आपके पास वर्कर्स को ज्यादा यूज करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। The tendency for the managers to operate a firm in the way that maximize their personal utility rather than the firm's profit is referred to as what? Students, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें, ठीक है, कंज्यूमर यूटिलिटी इंसेंटिव आपको पता है, मोडी ग्लानी क्या है, कुछ भी नहीं है, हिडन एजेंडा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हैव एन इंटेलिजेंट गैस और इसके ऊपर बी के ऊपर आप इसको टिक कर सकते हो। दिस गैस करना है, बट इंटेलिजेंट स्मार्ट गैस की तरफ आपने जाना है। Which social function is served by profits? Social function is served by profits in a capitalistic economy. सेम ऊपर वाला क्वेश्चन अलग फॉर्म में पूछा गया, वहां पे भी सोशली डिजायरेबल था और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया? सोशल फंक्शन आ गया। टैक्सेस ऑन प्रॉफिट सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कैपिटलिस्टिक है तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। दे प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके। प्रॉफिट allows consume individuals to accumulate wealth and engage in the capital investment और दे रिजल्ट इन द हायर लेवल। सेम आपके पास देखो ऑप्शन पड़ा है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया जी? डी। If we notice that increase in the price of good eggs, आपके पास हमेशा ऐसे अपना केस बना लो, प्राइस ऑफ गुड एग्स इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से आपके पास डिमांड फॉर वाई रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब सोचो कि वो गुड्स कौन सी हो सकती हैं? एक्स की प्राइस राइज कर गई है, आपने वाई की डिमांड को डिक्रीज कर दिया, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्स इन डिमांड है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी देयर इन कंजम्पशन। सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव होता है, प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन डिमांड का पूछ रहा है। Next question, if we assume the following scenario as the average income of the consumer increases, the demand for fast food decreases. इनकम इंक्रीज की है और डिमांड डिक्रीज की है। मेरा सेंटेंस जैसे ही मैंने ब्रेकअप किया आपके पास आंसर तैयार हो गया कि दिस इज टू बी टेकन एज एन इंफीरियर गुड बिकॉज इनकम और डिमांड हैज गॉट एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगले क्वेश्चन में कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इस टेढ़े मेढ़े को अब हम ठीक करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। आप देख रहे हो ना, ए से बी, बी से सी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी वो घूम रहा है, चलता है इतना। तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। रश्मि मैम ने पढ़ाया तो 10% था, बट पेपर में रिस्पॉन्स तो वाह वाह होगी, पेपर में रिस्पॉन्स आ गया 50%।
तो what is this type of response is called as? This is to be called as a more elastic demand. The options क्या कह रहे हैं? The good is broadly defined. For example, the demand for good as for the food as opposed to the demand for carrots. थोड़ी weird सी है, but let me chalk out on the other options. It has a relatively few substitutes, inelastic है. A longer time period is required to fully adjust to the price change in the good. देखो टाइम के बेसिस के ऊपर भी हम करते हैं कि अगर शॉर्ट पीरियड है इट इज टू बी टेकन एज अ इनइलास्टिक, अगर लॉन्ग पीरियड है तो इट इज टू बी टेकन एज अ इलास्टिक. द गुड तो मेरे पास नन ऑफ द अबव इज ट्रू, ये भी ऑप्शन है. तो मेरे पास ए और सी है. गुड इज ब्रॉडली डिफाइंड. द डिमांड फॉर गुड मतलब फूड, कि आपको फूड चाहिए कि आपको कैरेट चाहिए, राइट. मैं इसमें से आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप बी को कट कर दो. अब रश्मि मैम ने पढ़ाया है तो इतना तो बनता है ना कि इज इट गोइंग टू बी योर ए सी, राइट. लॉन्ग और शॉर्ट का भी मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक ना हो. जल्दी से अपना जो भी लैपटॉप है या फोन के ऊपर आप इस रिकॉर्डेड सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको इसमें से कौन सा आंसर ठीक लग रहा है और उसके बाद आई विल लेट यू नो व्हाट इज द राइट आंसर. If cross price elasticity between two goods A and B is determined exactly to be zero, which of the following statement is to be taken as a correct statement? Cross elasticity. अब क्रॉस इलास्टिसिटी किस में होता है? रिलेटेड गुड्स में होता है. रिलेटेड गुड्स कैसी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स में मेरे पास कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि अगर एक की प्राइस इंक्रीज करेगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज करेगी ही करेगी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मेरे पास नेगेटिव होगा क्योंकि अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी, राइट. तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली जीरो आ रहा है. तो गुड ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्स, दे आर कंपैरेटिव्स, ये तो कोई ऑप्शन नहीं बना. गुड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट क्योंकि सब्स्टिट्यूट में मींस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट. एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड के ऊपर आ रहा है तो वो पॉजिटिव होता है. यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो आ रहा है. कॉम्प्लीमेंट में आई विल हैव अ नेगेटिव. तो इस एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल गो फॉर ऑप्शन डी. बट अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ए या बी में से भी हो सकता है, जल्दी से मेरे को बताइए एंड आई विल कंफर्म कि आपका आंसर जो है वो गलत है या ठीक है. ठीक है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है. Move on to the next question. If supply increases, why demand decreases? This is a question about equilibrium price change. क्योंकि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों आ गए हैं. अब आपके पास ये ग्राफ बना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है. सप्लाई आपके पास इंक्रीज कर रहा है, डिमांड आपके पास डिक्रीज कर रहा है. तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास ये आ गया. पहले आपके पास ई था, अब आपके पास E1 आ गया. तो वो क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस विल डेफिनेटली इंक्रीज. मेरे पास तो ये इंक्रीज नहीं शो कर रहा तो आपके पास एक कट हो गया. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज, ओके, बट इंक्रीज हो रहा है मैं देख पा रही हूँ. बट मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस जब भी ये होगा तो प्लीज आप ये चीज दिमाग में रखो कि आई एम गोइंग टू आंसर विद रेफरेंस टू प्राइस. तो आपने क्या देखा कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है और डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है. तो वी विल गो फॉर ऑप्शन सी. Positive economics means what? पहले भी मैं बता चुकी हूँ. Does not depend upon market interaction. Only look at the best part of the economy. Examine how the economy works or is very subjective. I will go for subjective क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे स्टेटमेंट्स देते हो, क्या फैक्चुअल स्टडी है. Scarcity of resources क्या है जी? Is it to be taken as a micro or macro? Definitely allocation of resources, limited resources, micro problem. Central problems of the economy, what to produce, how to produce, for whom to produce, all of the above. The characteristics of the PPC पहले होता था, अब आपके पास नहीं है. But let me tell you कि ये डाउनवर्ड होता है, ये कॉन्केव होता है. तो मेरे पास A and B ऑप्शन पड़े हैं जी. तो it is going to be a C. Problem of choice is based upon what? It is based upon economic problem. मैंने आपको ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है. Very easy questions. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी व्हेन टोटल यूटिलिटी डिमिनिश कर रही है?
देखो सेम क्वेश्चंस एग्जामिनर बार बार डिफरेंट वे में पूछ रहा है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे कहीं फटाफट से आप जीरो लिख दो. नो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है. किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से आंसर मत करो. इंश्योर कि 1 मिनट आपके पास 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं तो ऑन एन एवरेज आपके पास 1 मिनट तो हर क्वेश्चन के लिए बनता ही बनता है. तो प्लीज रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली कि एग्जामिनर आपको अल्टीमेटली पूछना क्या चाहता है. बजट लाइन क्या रेशो क्या इंडिकेट करती है? प्राइस रेशो शेयर करती है जी. अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स क्या करता है? डिमांड को इलास्टिक बनाता है. रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है जी? प्राइस इफेक्ट ऑफ रैशनल मतलब उसकी जरूरत, मतलब वो क्यों है मेरे पास. उसके 5 रीजंस हैं आपके पास रैशनल के कि मेरे पास कैसे वो एग्जिस्ट करता है. डीएमयू का लॉ है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, मल्टीपल यूजेस हैं आपके पास, न्यू यूजेस हैं आपके पास, एंड देन आपके पास इनकम इफेक्ट है. तो ये तीनों आपके पास गिवन है और आपके पास ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी गिवन है. तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पिक अप द डी ऑप्शन. द प्योर मोनोपोलिस्ट. अरे ये तो क्वेश्चन मोनोपोली के बारे में आ गया. चलो यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं. द प्योर मोनोपोलिस्ट इन द लॉन्ग रन कैन मेक द प्योर प्रॉफिट ड्यू टू व्हाट? आप सबको पता है कि मोनोपोली में मेरे पास बैरियर टू एंट्री होता है. तो द आंसर इज गोइंग टू बी टेकन एज अ ब्लॉक्ड एंट्री. With this, students, we have finished with the first part of your part 1. I hope it is going to be a very helpful and you are going to get confidence and positive about yourself कि इकोनॉमिक्स इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी वो लगती है. अब आगे आगे और ज़्यादा इसको डिटेल में जाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ पार्ट 2 को देखने के लिए फ्रॉम चैप्टर 1 and 2. So please see you till tomorrow. All the best. Hello, my name is Vansh Rajput. I had done my CA foundation from this RMS Institute and the results were really satisfactory. I got 290 marks out of 400 and I was successful with distinction, so my whole family was really happy. I belong from Chandigarh itself and the institute's approach is really helpful with me. There are various good features about this institute. The doubt sessions, charts, the PDF, the consolidation of charts and PDF is really good. The subject like law, very easy to understand and remember also. And there are various doubt sessions to clear spectacular doubts and the eradication of problems with the mathematics also. And the support from the institutes till the end of our exams and the approach was really positive and even the results were really positive and satisfactory. I would recommend more students to join this course and enjoy the CA journey. Thank you.